राधे राधे। 65 वर्षीय रामकृपाल जी सुबह की चाय पी रहे थे। साथ में बैठी उनकी पत्नी भी चाय की चुस्कियां लेते हुए उनसे बातें कर रही थी। बातों बातों में ही रामकृपाल जी कहते हैं, जल्दी से थैला लाओ, क्योंकि बाहर जाने में फिर धूप हो जाती है। और मुझे लिस्ट भी ला कर दो, क्या क्या सामान लाना है। रामकृपाल जी की पत्नी कहती है, सामान तो ज्यादा कुछ नहीं, बस पालक ले लेना, और हाँ, टमाटर हरा धनिया लेना मत भूलना। रामकृपाल जी के हाथों में थैला थमाते हुए कहती है, ज्यादा दूर मत जाना, धूप हो ही गई है, 10 बज गया है। अप्रैल में सुबह सुबह इतनी धूप हो रही है, इस समय पर गर्मियां कुछ ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, मैं भी ज्यादा दूर धूप में चल नहीं पाऊंगा, जल्दी ही लेकर आता हूँ। यह कहकर रामकृपाल जी घर से निकल जाते हैं। पति के जाते ही रामवती जी दोनों कप उठाकर किचन में चली जाती हैं। चाय के बर्तन साफ कर, नहा कर पूजा पाठ से निपट, घड़ी की तरफ नजर डाला तो 11:10 हो चुके थे। अभी तक रामकृपाल जी लौट कर नहीं आए। उनके मन में चिंता सता रही थी, इसीलिए वह घर के दरवाजे बंद करके बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी दूर सब्जी के ठेले उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं पर काफी भीड़ भी दिखाई देती है। उनके कदम भीड़ की तरफ बढ़ते जाते हैं। भीड़ के पास पहुंचकर जो उन्होंने देखा, मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह वहीं पर घबराकर बैठ जाती हैं। जोर से चीख निकल जाती है, अरे यह क्या हुआ? आप कैसे यहाँ गिर गए हो? कोई मेरी मदद करो। उनके पति रामकृपाल जी बेहोशी की हालत में रोड के किनारे पड़े थे, सिर से खून बह रहा था। वह पूछने लगती है, इन्हें क्या हुआ? कोई तो बताओ, यह कैसे गिरे यहाँ पर? लेकिन कोई वहाँ बताने वाला नहीं था। वह मदद मांगने लगती है, कोई मेरी मदद करो, इन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचा दो। रिक्शा रिक्शा वाले भैया मेरी मदद करो। एक रिक्शा वाला उन दोनों पति पत्नी को हॉस्पिटल तक छोड़ देता है। अभी राम कृपाल जी को डॉक्टर अंदर लेकर गए थे और रामवती जी बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। उनके मन में आया कि बेटे और बेटी को फोन कर दे। तुरंत उन्होंने बेटी को फोन लगा दिया, सविता बेटी, पापा को हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। सविता कहती है, मम्मी क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, तुम जल्दी से आ जाओ। सविता अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन माँ की इस तरह से बात सुनने पर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह भी घबरा जाती है, अपने पति से कहती है, आप बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना, मैं माँ के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ। सविता के पति ने पूछा, क्या हुआ? माँ को क्या हो गया? उसने कहा, माँ ने नहीं बताया, बोल रही थी पापा को कुछ हो गया है, बाकी बातें जब मुझे पता चलेगी मैं बता दूंगी। यह कहकर वह जल्दी से ऑटो पकड़ी और हॉस्पिटल पहुंच गई। पहुंचकर उसने माँ को बाहर ही देखा। माँ रोते हुए बैठी थी। माँ, यह क्या हो गया? कैसे हो गया माँ? बताओ तो। कुछ नहीं पता बेटी, चाय पीकर तेरे पापा बाहर निकले थे, बोले सब्जियां ला देता हूँ, नहीं तो धूप कड़ी हो जाएगी, फिर मुझसे धूप में नहीं निकला जाएगा। 1 घंटे तक नहीं आए तो मैं बाहर निकली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो गया है। दोनों माँ बेटी रोने लगी और इंतजार करने लगी। कुछ समय के बाद डॉक्टर बाहर निकले और कहने लगे, चोट गहरी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी उनका बीपी हाई लेवल पर बढ़ा हुआ है, इसीलिए आज ऑपरेशन नहीं कर सकते। यह कहकर वह चले गए। तो दोनों माँ बेटी बाद में रामकृपाल जी से मिलने पहुंच गई, जो अभी भी मूर्छा की हालत में पड़े थे। दोनों रोने लगे। नर्स ने कहा, ज्यादा हिलाइए डुलाइए मत, अभी इन्हें होश नहीं आया है, दर्द का इंजेक्शन दिया गया है, थोड़े टाइम के बाद होश आ जाएगा। दोनों वहीं बैठी रोती रही कि कुछ देर के बाद रामकृपाल जी ने हाथ हिलाना शुरू किया और धीरे धीरे आंखें खोली तो रामवती जी कहने लगी, ये सब क्या हो गया?
कैसे हो गया? आप तो सब्जी लेने गए थे। वह कहने लगे, हाँ, मैं सब्जी लेने ही गया था, लेकिन पीछे से एक बाइक वाले ने मुझे ठोकर मार दिया और तेजी से चला गया। मैं वहीं गिर गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। इतने में जब नर्स ने देखा कि पेशेंट को होश आ गया है, तो डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर कहने लगे, इनका ऑपरेशन करना है, लेकिन कल करेंगे। आज इनका बीपी बढ़ा हुआ है, इन्हें आराम करने दीजिए। रामकृपाल जी चारों तरफ नजरें दौड़ा रहे थे, मानो किसी को ढूंढ रहे हों। फिर उन्होंने पूछा, विजय, विजय नहीं आया? तो सविता ने कहा, पापा, विजय आ जाएगा, चिंता मत करो, मैं उसे अभी फोन कर देती हूँ। आप आराम करो जरा। सविता अपने पापा के लिए जूस, दवाइयाँ सब कुछ लाने लगी। माँ को भी वह समझाने लगी, माँ तुम रो मत, पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, मैं आ गई हूँ ना। बच्चों को छोड़ने के बाद तुम्हारे दामाद जी भी आ जाएंगे। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना। हाँ बेटी, अगर तुम नहीं होती तो मुझे और बहुत चिंता होती। यह कहकर वह अपने आंसू पोंछने लगी। फिर वह अपने पापा के लिए जूस लेने चली गई। सविता पूरी कोशिश कर रही थी कि वह अपने पापा का अच्छे से ध्यान रख पाए। सुबह से शाम हो चली थी। सविता की माँ ने कहा, बेटी अब तुम घर चली जाओ, बच्चे तुम्हारे घर पर अकेले हैं। विजय को फोन किया क्या तुमने? तो सविता कहने लगी, हाँ माँ, मैंने विजय को फोन कर दिया है, वह आता ही होगा। सविता माँ से झूठ बोल दी थी, क्योंकि जब वह विजय से फोन पर बात की तो विजय ने कहा, दीदी आप देख लो, मुझे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इस समय पर किसी प्रोजेक्ट में हम सभी काम कर रहे हैं। सविता ने आगे अपने भाई से कुछ नहीं कहा था। फिर उसने सोचने लगी कि वह भी क्या दिन थे जब पापा एक कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। पापा के रिटायर होने के बाद विजय दूसरे दिन ही घर आ गया था और पापा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। पापा ने बोल दिया, अभी कल ही तो रिटायर हुआ हूँ, कुछ दिन रुक जाओ, अभी और भी बाकी काम करने हैं। तो विजय वापिस अपने पत्नी के पास शहर चला गया था। लेकिन 15 दिन के बाद विजय फिर से पापा को लेने आ गया। पापा उस दिन भी भैया भाभी के साथ शहर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन माँ समझाने लगी, देखो एक न एक दिन तो हमें बहू बेटे के साथ रहना ही होगा। अब मुझे भी बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने का मन है, मेरी भी उम्र हो चली है, कुछ तो हमें अपने पोते पोतियों का सुख भोगने दो। चलो हम दोनों अपने बेटे बहू के पास ही रहेंगे। माँ के समझाने पर पापा तैयार हो गए थे और फिर पापा ने बोल दिया, इस घर को बेच दो बेटा और शहर में हमारे लिए भी व्यवस्था कर लो। विजय ने जल्दी से ही पापा के घर को बेच दिया, उन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया, घर के सामानों को भी बेच दिया, जो जरूरत की चीजें थी वही ले गया। पापा मम्मी दोनों भैया भाभी के पास शहर चले गए। 2 माले का भैया भाभी का घर था। उम्र को देखते हुए पापा मम्मी को नीचे का ही कमरा दे दिया गया। विजय और उसकी पत्नी ऊपर के कमरे में रहते थे। किचन भी नीचे ही था। कुछ समय तक तो पापा और मम्मी की खूब खातिरदारी होती रही, बड़ा मान सम्मान मिलता रहा। लेकिन समय के साथ साथ विजय की पत्नी सास ससुर को बोझ समझने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आजादी छिन गई। पति पत्नी दोनों शहर में काफी समय से जीवन गुजार रहे थे। उन्हें आजाद परिंदों की तरह जीने की आदत हो गई थी। सास ससुर के आने से काम बढ़ गया था। वैसे तो रामवती जी भी घर के काम किया करती थी, लेकिन इतने पर भी बहू को संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह एक दिन अपने कमरे में विजय से कह रही थी, देखो जी, आपने यह बहुत गलत किया। आपके पापा मम्मी अपने घर में अच्छे थे और हम अपने घर में भले थे। अब यहाँ ला दिए हो, ना तो मैं अपने मायके जा सकती हूँ, ना मेरी सहेलियां आ सकती। अब तो मेरे मायके वाले भी आने से घबराते हैं। आपने अच्छा नहीं किया। इतना ही मोह था अपने माता पिता से, उनके पास ही जाकर कुछ दिन रह लिया करते। विजय कहने लगा,
मुझे भी लग रहा है कि शायद जल्दबाजी कर दिया मैंने, गलती तो हो गई, लेकिन क्या करूं? अब पापा मम्मी का घर भी तो नहीं रहा कि किसी बहाने उन्हें गांव में छोड़कर आता। उस दिन रामवती जी रात को पानी लेने किचन में गई थी। जब पानी लेकर वह वापस चलने आई, अपने कमरे में जा ही रही थी कि बहू की आवाज सुनकर ठिठक गई। उनके दिल को बड़ी ठोस पहुंची। उन्होंने अपने पति से तो नहीं बताया, मन ही मन दुखी हो रही थी। लग रहा था कि मेरी ही गलती है। मैंने ही विजय के पापा को समझा बुझाकर बेटे बहू के साथ आने को कह दिया। यदि मैं उन्हें यह बात बताती हूँ तो उनका दिल टूट जाएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। समय के साथ साथ बहू के अंदर का गुस्सा अब बाहर आने लगा था। बात बात पर सास के साथ झगड़ा करती थी, काम भी अब कम करने लगी थी। सास को ही कह देती, आप ये बना लो जो आपको खाना हो, मैं अब अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। अरे आप लोगों के आने की वजह से तो मैं खुल के सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। रामवती जी तो बात पहले ही सब कुछ सुन ली थी, इसीलिए वह अपना और अपने पति के लिए सुबह का चाय नाश्ता खुद ही बना लिया करती थी। अब वह सतर्क हो गई थी कि बहू को गुस्सा करने का मौका नहीं दूंगी। लेकिन उनकी बहू तो जैसे अब यह सोच ली थी कि अब हमें सास ससुर के साथ रहना ही नहीं है। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर एक दिन रामवती जी ने कह दिया, बहू तुम अपना अलग खाना पीना बना लिया करो, हम दो बुढ़े बुढ़िया के लिए कुछ न कुछ बना लेंगे। यही तो चाहती थी बहू। उसने अपना किचन ऊपर ही कर लिया। रामवती जी अब अपने पति रामकृपाल जी के साथ नीचे रहने लगी थी। लेकिन इतने पर भी बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो सास ससुर से दूर ही रहना चाहती थी। वह रोज विजय को घोषा करती कि तुम कुछ करते क्यों नहीं। विजय ने भी अपना ट्रांसफर करवाने की सोच लिया। अब वह उस शहर से दूर अपना ट्रांसफर करवा लिया था। एक दिन सुबह सुबह पैक सामान देखकर रामवती जी और उनके पति कहने लगे, बेटा तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पापा, बताना ही भूल गया था, हमारा ट्रांसफर हो गया है दूसरी जगह, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। रामवती जी ने कहा, बेटा तुमने ट्रांसफर दूसरी जगह क्यों करवा लिया? अब तो तुम दोनों आराम से यहीं रह रहे थे। माँ मैंने करवाया थोड़ी ना है, और एक नौकरी पेशा एक जगह थोड़ी ना रह सकता है। रामवती जी सब समझ रही थी, लेकिन वह मना नहीं कर पाई। बेटा और बहू वहां से चले गए। अब दोनों पति पत्नी उस घर में अकेले रह गए थे। आखिर भले ही उनकी सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन नजरों के सामने तो थे। जिनके साथ रहने आए थे वही उन्हें छोड़कर चले गए। अब राम कृपाल जी और उनकी पत्नी दोनों उसी मकान में अपना जीवन का गुजारा कर रहे थे। उनकी बेटी सविता महीने में एक बार मिलने आ जाया करती थी। सविता ख्यालों में डूबी बैठी ही थी कि माँ ने उसे कहा, अरे बेटी बाहर क्या देख रही है, तू घर नहीं जाएगी? जा, तेरे बच्चे अकेले होंगे। माँ की आवाज सुनकर सविता अचानक से वर्तमान में आ गई। फिर उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। पोंछते हुए कहने लगी, हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। मैं खाना बनाकर तुम्हारे दामाद जी के हाथ भेजूंगी और वह रात भर तुम लोगों के साथ ही रहेंगे। फिर मैं सुबह आऊंगी। यह कहकर सविता चली गई। दूसरे दिन सविता फिर से सुबह आई तो डॉक्टर से पूछा, कैसे हैं अब मेरे पापा? डॉक्टर ने कहा, अभी भी वह नॉर्मल नहीं, उनका बीपी कम नहीं हो रहा है। पता नहीं किस बात का टेंशन लेकर हाई बीपी किए हुए हैं। उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। सविता समझाने लगती है, पापा किस चिंता में डूबे हो, थोड़ा अपने आप को समझाओ और नॉर्मल हो जाओ। पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा फिर से इधर उधर देखने लगे। सविता समझ रही थी कि पापा की निगाहें विजय को ढूंढ रही हैं। शाम का समय हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना जरूरी है। वह पापा को ऑपरेशन थिएटर तक लेके जाने लगे। पापा अपनी गर्दन उठा उठा कर इधर उधर देखे जा रहे थे।
उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ विजय को ढूंढ रही थी। सविता कहने लगी, पापा एक मिनट, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जो अभी भी आप विजय के ऊपर ही अटके हो। पापा मैं हूं ना, आप आराम से जाइए, अपने आप में चिंता मत कीजिए। सविता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राम कृपाल जी का जो दिल था वह मानने को तैयार नहीं था। एक बार पापा से मिलना चाहते थे। डॉक्टर ने भी कहा छोटा सा ऑपरेशन है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब पापा का शरीर ही अस्थायी नहीं था, इसी वजह से उनका बीपी भी कम नहीं हो रहा था। पापा ऑपरेशन थिएटर तक तो गए, लेकिन वही छोटा सा ऑपरेशन उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हादसा बन गया। ऑपरेशन थिएटर से पापा जिंदा नहीं लौटे। जब तक सविता के पापा ऑपरेशन थिएटर के गेट तक नहीं पहुंचे, बार बार पीछे मुड़कर देखते रह गए, अपने बेटे की एक झलक पाने का इंतजार करते रह गए। लेकिन बेटा नहीं आया और न ही पापा जिंदा ऑपरेशन थिएटर से लौट कर आए। घर में काफी भीड़ हो गई थी। राम कृपाल जी का मृत शरीर घर में बाहर रखा गया था। रामवती और सविता का रो रो कर बुरा हाल था। तभी एक कार आकर रुकी। उसमें विजय और उसकी पत्नी उतरे। रामवती जी ने कहा, अब क्या लेने आया है? अब तो तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तेरा इंतजार करते करते चले गए। विजय भी पापा के मृत शरीर से लिपट कर रोने लगा। हमें नहीं पता था पापा, इतनी छोटी सी वजह आपकी जान ले लेगी। हमें तो हमारी पत्नी ने बताया कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा सिर में चोट आया है। तो रामवती जी ने कहा, मैंने बहू से बताया था कि विजय शाम को आएगा तो बता देना और तुम सब चले आना। पापा तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। विजय ने कहा, ऐसा कुछ मुझे इसने नहीं बताया, बस यही कहा कि पापा के सिर में छोटी सी चोट आई है और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सविता भी कहने लगी, भैया मैंने भी तो बोला था कि आ जाओ, लेकिन तुमने कहा ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगी। विजय ने बोला, हाँ दीदी, लेकिन आपकी भाभी ने बताया कि पापा को ज्यादा तकलीफ नहीं है, माँ से बात हुई है, इसीलिए मैं नहीं आया। आज विजय की पत्नी शर्मिंदगी से सर झुकाए वहीं बैठी थी और रोए जा रही थी। विजय अपनी पत्नी को घृणित नजरों से देखा और अपने पापा की अंतिम विदाई की तैयारी करने लगा। दाह संस्कार के बाद घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। 13 दिन के बाद घर खाली हो गया। 13वीं के बाद सब अपने अपने घर चले गए। सविता भी कहने लगी, माँ बच्चों का स्कूल का बहुत नुकसान हो रहा है, अब मुझे भी घर जाना चाहिए, अपना ध्यान रखना। रामवती जी ने कहा, बेटी जरा रुक। वह अंदर गई और एक छोटा सा बैग लेकर बाहर आई और चल दी। तो सविता ने पूछा, माँ तुम कहाँ जा रही हो? रामवती जी ने कहा, बेटी मुझे कुछ पता नहीं, इतना पता है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। यह सुनकर विजय कहने लगा, माँ ये तुम क्या कह रही हो? तुम इस घर में नहीं रहोगी तो कहाँ जाओगी? मुझे नहीं पता। जिस घर में मेरे पति के साथ मेरी इज्जत नहीं हुई, हम दोनों से दूर जाने के लिए तुम अपनी पत्नी को लेकर ट्रांसफर करवा कर चले गए और मेरे पति तुम्हारा इंतजार करते करते दुनिया छोड़कर चले गए, तो उस घर में अब मेरा दिल नहीं लगेगा, मैं जा रही हूँ। विजय माँ के पैरों पर गिर पड़ा, माँ इतना शर्मिंदा मत करो, मुझे माफ कर दो। आज विजय की पत्नी भी बहुत शर्मिंदा थी। माँ यह जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो माँ, इस घर को छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी माफी मांगने लगे, रोने लगे। सविता ने माँ के हाथ से बैग ले लिया और साइड में रखकर कहने लगी, माँ माफ कर दो, तुम्हारे ही बच्चे हैं, देखो दोनों कितना शर्मिंदा है। अब तुम्हारा ये घर छोड़ के जाने से पापा तो वापिस नहीं आ जाएंगे ना, और तुम दर दर भटकोगी, पापा की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। माँ माफ कर दो, घर छोड़कर कहीं मत जाओ। सविता के कहने पर
माँ उस घर को छोड़कर नहीं गई, लेकिन उसका दिल तकलीफों से भरा रहा। माँ तड़पती रही कि काश मेरे बच्चे पहले ही समझ गए होते, तो आज पापा को यह दिन देखना नहीं पड़ता और वह हमारे साथ होते। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।